सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आई होप आप लोगों की सुबह जो है वो अच्छी जा रही है। आप हमारे बसीर भाई की तरह लेट लतीफ़ नहीं हो रहे। ज़िंदगी जो है सुहानी चल रही है। वीकेंड आपने एंजॉय किया, वीकेंड एंजॉय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बट वीकेंड एंजॉय करने के लिए मैं आप लोगों को ज़रूर ये बताऊं कि इस वीकेंड एक बहुत ट्रैजिक न्यूज़ हम सब लोगों ने अपने सोशल मीडिया पे देखी और पहले यकीन नहीं आ रहा था। एंड एवरीवन स्टार्टेड मैसेजिंग ईच अदर एंड मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें जो वीकेंड पे बुरी ख़बर मिली कि उमर शरीफ साहब जो हैं ही पास्ट अवे। इनका एक लंबा तवील स्पैन था करियर का हमारे स्क्रीन्स के ऊपर, हमारे दिलों के अंदर। और सिर्फ कॉमेडी नहीं, तनकीद और कितनी मज़े की चीज़ें उन्होंने करी हैं। आई मीन इट्स अ डेफिनेट लॉस, एक बहुत बड़ा लॉस है पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री का। बिकॉज़ उनके जाने से बहुत ज़्यादा आई फील के फ़र्क पड़ा है। एंड देन ओवर टाइम मैंने बाय द वे आज सुबह आई वाज स्क्रॉलिंग थ्रू माय फ़ोन एंड कल भी आई वाज स्क्रॉलिंग थ्रू माय फ़ोन। आई रियलाइज्ड कि हम लोग जो हैं एज अ नेशन काफ़ी एपैथेटिक हो गए हैं। हम लोगों को हमें इतनी सारी और डिफरेंट चीज़ों के अंदर उलझाया हुआ है ज़िंदगी ने कि हमें जो है समझ नहीं आती कि इस तरह की ख़बर आई, साथ साथ ये ख़बर चल रही है, साथ साथ ये चल रही है कि नेचुरल गैस जो है, जो CNG है, उसकी कीमतों में इजाफ़ा हो गया है। पेट्रोल की कीमतों में 5 रुपए का 10 रुपए का इजाफ़ा हो गया है। ये जो मोटरसाइकिल्स हैं, मैंने अभी देखा कि एक मोटरसाइकिल कंपनी है, मैं नाम नहीं ले सकती, वाई से स्टार्ट होती है यू गो। सो एक वाई से मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर हैं पाकिस्तानी। उन्होंने इस साल के अंदर 4 दफ़ा अपनी प्राइसेस को हाइक अप किया है। 8,000 रुपये दोबारा उन्होंने इस वीकेंड पे अनाउंस कर दिया कि उन्होंने अपनी प्राइसेस बढ़ा दी हैं। और अगर उनसे आप ये पूछें कि उन्होंने क्यों बढ़ाई, तो वो कह रहे हैं वो डॉलर जो है वो जा रहा है ऊपर और हमारे जो पार्ट्स हैं उनके प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, स्टील के प्राइसेस महंगे हो गए वगैरह वगैरह। सो हम लोग एक्चुअली में अपनी डेली रूटीन के अंदर इतनी सारी चीज़ों के अंदर फंसे हुए होते हैं। बिकॉज़ यू सी पेट्रोल की कीमत का बढ़ना, गैस की कीमत का बढ़ना, इसका ऑटोमेटिक रिज़ल्ट हम सब की आप पेट्रोल डालें गाड़ी में या ना डालें, आपकी ज़िंदगी पे फ़र्क तो आना है। क्योंकि उससे टमाटर प्याज के रेट बढ़ जाएंगे, आटे के रेट बढ़ जाएंगे, चीनी के रेट बढ़ जाएंगे, खाने पीने की अशिया में रेट बढ़ेंगे, तो आप दूसरी तरफ हर तरफ मतलब। और इस ऑब्वियसली ये सारे के सारे जब आप ये सारी चीज़ें सोचते हैं, आपके असरअंदाज कर रही हैं आपकी ज़िंदगी को ये सब चीज़ें, तो फिर उसका डायरेक्ट रिज़ल्ट ये होता है कि आप एक लेजेंड की डेथ के बारे में पढ़ते हैं, यू फील सैड, यू पॉज, बट देन आपके पास ज़िंदगी में और इतने ज़्यादा जंबेले हैं, आपके पास और इतनी ज़्यादा मसले मसाइल हैं कि आप बढ़ जाते हैं आगे। एंड दैट्स समथिंग दैट वी ऑल डिड दिस वीकेंड। बिकॉज इस हफ्ते खट इस टाइम के अंदर, बहुत छोटे टाइम के अंदर बहुत सारी इकट्ठे चीज़ें हुई। एंड देन इट जस्ट इस तरह हमारी रूटीन जो है, ज़िंदगी जो है वो इस तरह कंटिन्यू करती रहती है। एंड इट्स आई थिंक अ वेरी स्केरी, वेरी स्केरी थिंग, बहुत खौफनाक और डरावनी चीज़ है। तो उसके बारे में ज़रा सोचना चाहिए, पॉज करना चाहिए, सिट बैक करना चाहिए। बिकॉज एपैथी जो होती है ना, यानी कि एक होती है एम्पैथी। एम्पैथी है इसके जब आपके दिल के अंदर आप तकलीफ़ फील करते हैं दूसरे की। एक होती है एपैथी जो ऑपोजिट होती है एम्पैथी के, कि आप किसी की तकलीफ़ देख के आप कुछ भी नहीं होता, आप बस बैठे होता कहते हैं हाँ अच्छा सही, बुरा हुआ, मगर आपको अंदर से कुछ महसूस नहीं होता। ये बड़ी डेंजरस चीज़ है, बहुत डेंजरस जगह है। मुझे लगता है कि इससे हमें बचना चाहिए। खैर एनीवेज़, शो को आगे बढ़ाते हैं। मेरे पास ज़बरदस्त किस्म की टॉप स्टोरीज़ हैं, तो मैं आपको उनकी तरफ लेकर चलना चाहती हूँ। चलते हैं आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ। पहली जो ख़बर है वो बेसिकली माउंटेनियरिंग की दुनिया से। अब आप सोच रहे होंगे कि एकदम से माउंटेनियरिंग की दुनिया के अंदर इतनी ज़्यादा हलचल कैसे मची हुई है। एक्चुअली ये हलचल काफ़ी अरसे से मची हुई थी, बट वी नेवर रियली सेलिब्रेटेड अपने खुद के माउंटेनियर्स। एंड सडनली हमारे जो यंग माउंटेनियरिंग टैलेंट है उसने भी थोड़ा सा सर्ज लिया है। और यंग लोग, पीपल men and women from different walks of life वो पार्टिसिपेट करने लगे हैं एक्टिवली माउंटेनियरिंग में। पहले ये होता था कि हमारे जितने भी मुल्क के अंदर ज़्यादातर जो माउंटेनियर्स थे वो पोर्टर्स की हद तक सिर्फ एक्सपेडिशंस में जाते थे। अब दे आर क्लाइंबिंग,
एंड दैट माई फ्रेंड हैज़ चेंज द गेम कम्प्लीटली। सो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, हमारे पास सिरबाज खान ने पहले पाकिस्तानी हैं जिन्होंने दुनिया की ज़बरदस्त किस्म की 9 पीक्स उन्होंने अभी तक कर ली है समिट। इन्होंने अभी लेटली नेपाल के अंदर एक पीक जिसका नाम है धौलागिरी, ये 8167 मीटर हाई पीक है। ये बेसिकली 8000 प्लस जितने भी पीक्स हैं ये दुनिया की हाईएस्ट पीक्स होती हैं। तो उन्होंने अभी रिसेंटली जुम्मे को उसको सर किया है इस पहाड़ को, और ऑब्वियसली इसकी वजह से सब लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। इन्होंने एक एक्सपेडिशन को, अभी ऑटम की एक्सपेडिशन को इस पे गए हुए थे, ये अभी भी नेपाल के अंदर ही हैं, आने वाले हैं। और इन्होंने बताया कि जी इन्होंने ये पीक जुम्मे को इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि जुम्मे को मेरा कोशिश ये है कि मैं जुम्मे को समिट करूं। थर्सडे को इन्होंने डिक्लेयर किया था कि जुम्मे को कोशिश है समिट, तो माशाल्लाह इन्होंने कर ली समिट। ऑब्वियसली इसकी वजह से सारे के सारे लोग, अली सतपारा, सब लोगों ने बहुत ट्वीट किया, इनको कंग्रेचुलेट किया कि ये एक ऐसे पाकिस्तानी हैं। इनका गोल बाय द वे ये है, ये 32 साल के हैं, ही इज़ अ यंग मैन फ्रॉम अलियाबाद। ये अली सतपारा इनके प्रोडिजे हैं। बेसिकली अली सतपारा इनके उस्ताद थे, और इनका कहना ये है कि अली सतपारा का जो ख्वाब था 14 दुनिया की हाईएस्ट माउंटेंस को सर करना, वो मैं उनके लिए करूँगा। सो बेसिकली इन्होंने ऑलरेडी जिन पीक्स को सर किया है उनके अंदर K2 है, नागा पर्वत है, ब्रॉड पीक है, गशाब्रम है, गशाब्रम 2 है सॉरी, और इन्होंने अन्नपूर्णा भी किया है। और मैं आप लोगों को एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, अन्नपूर्णा बाय द वे और माउंट लोत्से जो इन्होंने 2 ये 8000 पीक्स करे हैं, कि दोनों इन्होंने विदाउट सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन करे हैं, और ये दोनों पीक्स नेपाल के अंदर मौजूद हैं। और इन सारी की सारी पीक्स में से हम सब ये जानते हैं कि नागा पर्वत और K2 दो ऐसी, मतलब सारे पहाड़ बहुत मुश्किल होते हैं चढ़ना, ऐसी बात नहीं है, मगर नागा पर्वत और K2 किलर माउंटेन्स हैं, मतलब इन्होंने, और ये एक ही सीज़न में करना बड़ी बात है। एनीवेज आई विश हिम ऑल द बेस्ट, एंड आई होप कि ये बहुत जल्दी अपने इस मिशन के अंदर सक्सेसफुल हों। इसी के साथ मैं आप लोगों को अगली खबर की तरफ लेकर जाना चाहती हूँ, जो कि काफ़ी फ़नी और क्यूट है और इंटरेस्टिंग है। और वो ये है कि आज से आप लोगों को 1 अक्टूबर से बेसिकली आप अगर लाहौर और कराची के दरमियान या लाहौर इस्लामाबाद के दरमियान जा रहे होंगे, एक्चुअली लाहौर इस्लामाबाद के दरमियान नहीं, बट अगर आप डोमेस्टिक सफ़र कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो सिविल एविएशन आपको बिरयानी खाने देगी जहाज़ में। जी हाँ, सारी की सारी जो एयरलाइंस के ऊपर बैन लगा हुआ था कि खाना नहीं सर्व कर सकते डोमेस्टिक, उसके अंदर कोविड की वजह से वो बैन जो है वो लिफ्ट हो चुका है, और अब हमें बिरयानी पड़काने को मिलेगी, सैंडविच पड़काने को मिलेंगे, पैटियाँ आएंगी शाम की चाय के ऊपर, और हम वो सब फोड़ेंगे, मज़े करेंगे। इसकी वजह यह है कि मुल्क भर के अंदर कोरोना वायरस की जो केसेस हैं वो थोड़े से कम हुए हैं, और आई थिंक लॉट ऑफ इट हैज़ समथिंग टू डू विद वैक्सीनेशन। हम लोगों की वैक्सीनेशन जो है वो ज़्यादा हो रही है। असद उमर का ये कहना है कि प्लीज़ अपने आप को, जितने ज़्यादा लोग वैक्सीनेट करवाएंगे उतना ज़्यादा हम मामूल की तरफ जाना शुरू होंगे। अभी बिरयानियाँ मिल रही हैं जहाज़ों में, और भी चीज़ें खुलेंगी, और भी चीज़ें मिलना शुरू होंगी, तो ज़रूरी है कि थोड़ा सा कोशिश करें। 18 साल से उम्र से ज़्यादा जितने भी लोग हैं, बाय द वे जितने भी अफराद हैं पाकिस्तानी, वो अब वैक्सीनेशन किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर पे जाके लगा सकते हैं। रश भी नहीं है, खौफनाक लाइनें भी नहीं हैं, बहुत आसान है, प्लीज़ चले जाएँ। इसी के साथ मैं आपको एक और फ़नी किस्म की ख़बर की तरफ लेकर जाना चाहती हूँ, और वो भी कुछ खाने पीने से मुतल्लिक है। तो हुआ ये कि 2 दोस्त थे, ये आई एम श्योर आप लोगों ने भी सुना होगा। दोनों का काइंड ऑफ बाय द वे डॉग ग्रूमर्स थे, और इनमें से दोनों दोस्तों में से एक दोस्त तस्वीरें खींचता था। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को ये बोला कि मैं शादी कर रहा हूँ यार, मेरे पास बजट जो है वो थोड़ा कम है, मेरी शादी की तस्वीरें खींच लो। तो उसने कहा ठीक है मैं खींच देता हूँ, और इसी तरह उन लोगों का आपस में जो थी कॉन्वर्सेशन वो हो गई पूरी। जो डील बैठी इस 10 घंटे के इवेंट को सिर्फ तस्वीरें और वीडियो लटरम पटरम शूट करने की, अब मुझे नहीं पता उसमें वीडियो है या नहीं, मेरे पास ये नहीं लिखा, वो थी 42,924 रुपये, यानी कि 40,000 रुपये बंदे ने लिए, फ़ोटोग्राफ़र ने लिए। और इसमें डील सेट हुई है, उसने पैसे लिए नहीं हैं अभी, मगर इस पे बात पे डील सेट हुई है। अच्छा जी, अब 8 घंटे गुजर गए हैं, शादी जो है उसका फंक्शन चल रहा है, दूल्हा दुल्हन के सोलो वाले शूट्स भी हो चुके हैं वगैरह वगैरह। ये सारा का सारा बाय द वे इंटरनेट के ऊपर, रेडिट के ऊपर है, दोनों साइडों का पर्सपेक्टिव। तो जो फोटोग्राफ़र है उसको प्यास लग रही है, भूख लग रही है, नॉर्मल बात है, लगती है, इंसान है। उसने जाके दूल्हे को बोला कि मुझे 20 मिनट की ब्रेक चाहिए,
मैं ज़रा रोटी पानी खा लूँ। तो दूल्हे ने फोटोग्राफर को ये बोला कि अगर तुम रोटी पानी ब्रेक पे जाओगे, जिस तरह मैं अभी ब्रेक पे जाने वाली हूँ, तो तुम्हें मैं पैसे नहीं दूंगा। तो फोटोग्राफर ने दूल्हे से कहा कि क्या तुम श्योर हो? तो दूल्हे ने कहा हाँ मैं श्योर हूँ। फोटोग्राफर का दिमाग भिन्नौट चल रहा था। फोटोग्राफर ने कहा ये देखो, और उसने प्रेस किया डिलीट, और सारी तस्वीरें दूल्हे के सामने उड़ा दी। अब इस कहानी के अंदर आप लोग डिसाइड करें कि कौन सही है और कौन गलत है। क्या फोटोग्राफर गलत है कि उसने सारी की सारी तस्वीरें डिलीट कर दी, और दूल्हा दुल्हन की जो मेमोरीज थी, क्यूट वाले पोज थे, मम्मी का गुलाब जामुन खिलाते हुए तस्वीर एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये ठीक था? या फोटोग्राफर जिसको गर्मी लगी हुई थी वगैरह वगैरह, वो कह रहा है कि उस वक्त मैं 42,000 रुपीज़ एक पानी के गिलास के लिए भी दे देता क्योंकि मुझे इतनी प्यास लग रही थी, इतनी भूख लग रही थी, और मेरा दिमाग इतना ख़राब हुआ था प्यास और भूख से, मैंने इसलिए किया। गॉड नोज़ आप अगेन इट्स जस्ट वन ऑफ दोज क्वेश्चंस, कनंड्रम्स हैं। आपका क्या ख्याल है? मेरा वैसे ये ख्याल है कि थोड़ा सा ओवर रिएक्ट कर लिया फोटोग्राफर ने, ये मेरा पर्सनल ख्याल है। अगर आप लोगों का कोई और ख्याल है तो मुझे कॉल करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ मैं जा रही हूँ एक ब्रेक पे, तस्वीरें डिलीट किए बगैर। ब्रेक से वापस आऊँगी, आपको अपने अगले मेहमान से मिलाऊंगी जिनकी स्टोरी बाय द वे काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और obviously we always have something to talk to people about and talk to you guys about, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ हमारे अगले मेहमान सेट पे मौजूद हैं। मैं आपसे उनको मिलवाना चाहती हूँ और आपको उनकी ज़िंदगी पे एक चीज़ भी दिखाना चाहती हूँ। चलते हैं उस टोस्टिंग की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं एक एथलीट। इनकी ज़िंदगी के ऊपर एक पैकेज बनाया है हमारे न्यूज़ डिपार्टमेंट ने, चल के देखते हैं। मैं अगर टावर से दौड़ लगाता हूँ तो फिर समझो 50 किलोमीटर में तक मैं भाग सकता हूँ। ये मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं इसमें इंटरनेशनल रेस में एक मरतबा भागूँ। ये है 53 साला मोहम्मद ईसा, जिन्होंने अपनी जिंदगी रनिंग को दे दी। मुल्की और गैर मुल्की सतह पर कई बार कौमी परचम बुलंद किया, मगर आज माली की नौकरी करने पर मजबूर हैं। मोहम्मद ईसा 24 साल की उम्र से कौमी सतह पर मैराथन मुकाबलों में हिस्सा ले रहे हैं। उनके घर में ट्रॉफीज का ढेर लगा है। 2020 में उनकी बैनुल अक़वामी सतह पर मुकाबले की ख्वाहिश भी पूरी हो गई। उन्होंने दुबई मैराथन में हिस्सा लिया और 1000 रनर्स में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। मोहम्मद ईसा हुकूमती सपोर्ट के मुंतजिर हैं। उनके पास रनिंग के लिए जूते खरीदने के भी पैसे नहीं। गुजारा बड़ा मुश्किल से होता है। मैं जॉब करता हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैं इसलिए माली की जॉब कर रहा हूँ और मैं सुपर हाईवे जाता हूँ, माली का काम करता हूँ स्कूल में, और वहाँ से साइकिल से आता हूँ जाता हूँ। अब मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूँ मेरी माली इमदाद भी मदद करें। मोहम्मद ईसा ने बताया कि वो टावर से सुपर हाईवे तक बगैर ब्रेक के दौड़ लगा सकते हैं। मैं टावर से अगर भागूँ तो एक ही चक्कर में भेजा टाउन तक पहुँच सकता हूँ बगैर रुके। मोहम्मद ईसा ने खुद तो शादी नहीं की, इसलिए नौकरी के बाद मिलने वाले वक्त में वो इलाके के बच्चों को अपनी मदद आप के तहत ट्रेनिंग दे रहे हैं। कैमरामैन अली जान के साथ इमरान सिद्दीक, डॉन न्यूज़, कराची। एंड देयर यू हैव इट। हमारे साथ हमारे अगले मेहमान सेट पे मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ पे हैं मोहम्मद ईसा। परिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। ये हमने आपका पैकेज देखा मोहम्मद ईसा साहब, मुझे बताएं कि आप पैकेज में भी हमें पता चला, मगर आप कितने अरसे से भाग रहे हैं? मैं ये 27 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 27 साल से प्रैक्टिस? जी, मैं जब 24 साल का था तब से ये मैराथन में भाग रहा हूँ। और आपने कितने कंपटीशन किए होंगे तकरीबन? याद तो नहीं, हमको बहुत से किए हुए। नेशनल गेम भी खेली हुई है, कौमी गेम, कोई रेलवे गेम वगैरह भी होती थी तो उसमें मैं चला जाता था। हाँ। और कई मैराथन यहाँ हुई है
उनमें भी गया हूँ। ज़बरदस्त। और सब में मतलब आपका पोजीशन मेरी आती थी उसमें, कभी फर्स्ट, कभी सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे। और आप यहाँ पर कराची में कहाँ रहते हैं? मैं लियारी खडामा की जखोई मोड़ में रहता हूँ। अच्छा, लियारी खडामाके पे रहते हैं। और आप मुझे बताएं कि आप माली की नौकरी क्यों कर रहे हैं? ये मुझे कोई पढ़ा लिखा नहीं हूँ इतना, इसलिए मैं माली की जॉब मुझे मिली, कोई नौकरी नहीं मिली थी, इस वजह से फिर मैं माली की जॉब करनी पड़ी। आपने हुकूमत से कभी, मतलब अगर आपने अभी आप बोले नेशनल गेम्स के लिए आपने रन किया, आपने रेलवे डिपार्टमेंट के लिए खेला, आपने इतनी सारी डिपार्टमेंट्स के लिए खेला, कि आपने हुकूमत से रिक्वेस्ट करी कि आपकी कोई बेहतर माली सपोर्ट करें या आपको कोई बेहतर नौकरी दें? रिक्वेस्ट तो मैडम करता हूँ, मगर फिर कोई अब सुनता नहीं। बहुत सी रिक्वेस्ट की है मैंने। बच्चों का एक स्कूल भी खोला हुआ है, उसके लिए भी कोई ग्राउंड नहीं है। कभी सड़क पे कराता हूँ, कभी वो कोई ग्राउंड है वहाँ बहुत सी रश होती है, वहाँ भी कर नहीं सकता कोई। मैं इनसे ये गुजारिश कर रहा हूँ, हम लोग माली इमदाद भी मदद करें और एक ग्राउंड दे दें 2 घंटे के लिए। हम लोग घर के बराबर में होता है ग्राउंड। तो वो ग्राउंड क्यों नहीं मिलता? वो वहाँ अंदर जाने नहीं देते, वो कहते हैं गवर्नमेंट का ग्राउंड है, इसमें नहीं है। गवर्नमेंट के ग्राउंड में होता क्या है? वैसे मिस वहाँ फुटबॉल ही खेलते हैं सुबह के वक्त, तो दोपहर को वो खाली होता है? हाँ, दोपहर को खाली होता है। अगर 2 घंटे के लिए शाम को हमें दे दें तो हम लोग खेल सकें उसमें। और आप लोगों को क्यों नहीं खेलने देते वहाँ पे? क्योंकि वो गवर्नमेंट का ग्राउंड। गवर्नमेंट, और मैं हम लोग बचपन से लेके वहाँ उस ग्राउंड में खेले, और अभी ये माली में समझो 3 साल या 4 साल हुए उस ग्राउंड को बंद कर दिया, हम लोग को जाने नहीं देते। अजीब बात है। आप मुझे बताएं कि आपकी तनख्वाह क्या है स्कूल पर? 17,000। और आपने कभी शादी नहीं करी, आपका गुजारा कैसे होता है 17,000 में? बस गुजारा तो बड़ा मुश्किल से होता है, हम लोग का बिल भी आता है तो 10,000, बड़े परेशानी से गुजारा हो जाता है। मेरा इस वक्त चक्कर आ रहे हैं इनकी स्टोरी सुन के। नाज़रीन, मैं जा रही हूँ एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, हम इसको गुफ्तगू को जारी रखेंगे। काफ़ी दर्दनाक गुफ्तगू है, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। थोड़ी सी खून जो है सबका गर्म हो चुका है, मेरा तो काफ़ी ब्लड बॉयल कर रहा है। हमारे साथ यहाँ पर हमारे मेहमान बैठे हुए हैं। मोहम्मद ईसा परिया साहब बहुत ज़बरदस्त एथलीट हैं। 53 की एज में ये अगर ये टावर से भागें, टावर कराची में बेसिकली टावर से ये बहरिया तक भाग सकते हैं, सुपर हाईवे तक भागते हैं। और ये कहने की बात नहीं है, मुझे अभी अभी इन्होंने ब्रेक के अंदर बताया कि आपकी नौकरी कहाँ पर है? सुपर हाईवे। और आप कहाँ पे रहते हैं? लियारी में। और सुपर हाईवे और लियारी में कितना फासला है? शायद 27 या 28 किलोमीटर। इससे ज़्यादा है, थोड़ा 35 है मेरे ख्याल में। हाँ, बस ज़्यादा है। आप मुझे बताएं कि आप नौकरी पर अपनी कैसे जाते हैं? साइकिल पे। मैं आप हर रोज़ जाते हैं? हाँ, रोज़ाना मैं लियारी से साइकिल से निकलता हूँ, वहाँ काम पे जाता हूँ, फिर काम से छुट्टी होती है, फिर साइकिल से घर आता हूँ। और आपकी काम जो है, आपकी ये जो जॉब है माली की, इसके अंदर भी आपको फिज़िकल लेबर काफ़ी सारी होगी? नहीं, इसमें कोई नहीं होती। काम करना तो पौधे काटने होते हैं, पौधे उठा के टाली में डाल के बाहर फेंकना होता है। मगर आप मतलब सारा दिन मेहनत मुशक्कत कर रहे हैं ना, जोर-ए-बाजू की। मैडम पाइप भी इतना बड़ा होता है, उसको खींच खींच के वहाँ ले जाओ, कभी वहाँ ले जाओ। यही मैं कहना बहुत बड़ी जगह होती है, उसमें पाइप खींचना बड़ी बात होती है। मैं इस वक्त आपको सलाम करती हूँ कि आपने हिम्मत नहीं आ रही और आप यहाँ पर बैठे हैं, मेरे शो पे बैठे हुए हैं, मेरे सामने बैठे हुए हैं पाकिस्तान का ट्रैक सूट पहन के। आपको गुस्सा नहीं आता? आप क्या करेंगे, यहाँ के गवर्नमेंट ऐसी है, किसी को सपोर्ट नहीं करती। आप मुझे बताएं कि आप जो बच्चों को ट्रेन करते हैं, अभी आपने मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई बच्चों के बारे में, वो ये
क्या थी कि आपने 12 साल के 2 बच्चों को ट्रेन किया है? मैडम बच्चों को मैंने ट्रेन किया, 5 बच्चे हैं, 12 साल या 11 साल के। सही। तो वो 5 किलोमीटर 30, 31 ऐसे 36 तक आते हैं, अलग अलग उनकी टाइमिंग है, 36 तक। तो वो बच्चे 5 किलोमीटर का फासला भाग कर बगैर रुके 30, 35 और 36 किलोमीटर में तय कर लेते हैं। नहीं, मिनट में जी 25, 30 या 35 मिनट में करते हैं। वाह, आधे घंटे में 5 किलोमीटर बच्चे भाग लेते हैं जी। यानी कि तकरीबन मतलब वो एक मोटरसाइकिल की तरह भाग रहे हैं। Let's just put it that way। मैडम मैं करता हूँ तो 18, 19, 17 में करता हूँ 5 किलोमीटर। वाह। और आपने मुझे एक बात बताएं कि आपको जब आप ये सब कुछ कर रहे बच्चों को आप क्यों ट्रेन करते हैं? मैं कहता हूँ मेरा तो किसी ने कुछ ख्याल नहीं किया मैडम, गवर्नमेंट ने। अब मैं कहता हूँ कि बच्चे अपने मुल्क का नाम रोशन करें, इनको मैं ट्रेन करूँ, कोई मुझे जगह दे दे कितना उनका और अच्छे खिलाड़ी हो जाएंगे। आपको लगता है कि अगर ये बच्चे जो हैं ये कल के एथलीट्स बनेंगे तो ये आपको नहीं सपोर्ट करेंगे? जी मैडम, इंशाल्लाह ये करेंगे। इंशाल्लाह एब्सोल्युटली। बच्चे जो होते हैं वो वाकई में सच्चे होते हैं, दिल के बहुत अच्छे होते हैं। मुझे ये बताएं कि आपने लियारी के बच्चों को ट्रेन करते हैं? जी, लियारी के। मैंने ये सुना है कि मैंने तो सबको कहा हो, कोई भी आए बच्चा मेरे पास, कहीं का भी हो जी, मैंने सुना है लियारी इटसेल्फ में जो आपका इलाका है वहाँ पे ड्रग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे मंशियात जो हैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं यंग लोग, बच्चे, ये जिसके अंदर वो जो खाते हैं उसको क्या कहते हैं? गुटखा होता है जी, राइट, दैट मुझे नाम नहीं आ रहा था। तो आप उन बच्चों को जो कि इस तरह के मसले मसाइल में फंस गए हैं, आप उनको क्या ट्रेन करके इसमें से निकाल सकते हैं? मैडम मेरा ये बच्चे को कोई मंशात की तरफ नहीं जाए। जितने ज़्यादातर बच्चे आते रहते ज़्यादा होते जा रहे, पहले 15 बच्चे थे, ऐसे आज तक 20 हुए, अब 50 या 60 बच्चे हो गए। लड़कियां भी हैं उनके साथ, ताकि मंशियात से भी बचे। वहाँ मंशियात बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं अपना स्कूल खोला हुआ है, और मंशियात से भी बचेंगे और अच्छे खिलाड़ी भी बन जाएंगे। अच्छा, और उनके माँ बाप जो हैं वो आपके पास भेजते हैं, बच्चे खुद उठ कर आते हैं? नहीं, उनके माँ बाप भी खुद आके बोलते हैं कि हाँ ईसा इनको ले जाओ ग्राउंड में। वेरी गुड। यानी कि कम्युनिटी वहाँ पर बनी हुई है, सब लोग, माँ बाप आपको जानते हैं। आई एम श्योर आपने उनके माँ बाप के साथ भी खेला होगा, वो चाहते हैं कि आपके साथ बच्चे ट्रेन करें। दैट्स वेरी नाइस टू नो। इसी के साथ नाज़रीन इस गुफ्तगू को जारी रखूँगी, मगर मैं छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रही हूँ। ब्रेक से वापस आएंगे, ईसा से हम बात करेंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो ज़रूर कॉल कीजिएगा, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे मोहम्मद ईसा परिया साहब हैं, जो कि एक ज़बरदस्त किस्म के एथलीट हैं फील्ड एंड ट्रैक के स्पोर्ट के अंदर। इन्होंने आखिरी दफ़ा कौन सी मैराथन में शिरकत करी थी? मैं आखिरी बार मैंने दुबई मैराथन में सर। कब? ये 2020 में, यानी कि पिछले साल। जी। और आपकी इस वक्त क्या उम्र है? मेरी उम्र है 53। आपने यानी कि 52 की उम्र में उसमें पार्टिसिपेट किया, और आपने मतलब किस टाइम पे फिनिश किया, एटसेट्रा एटसेट्रा? मैंने 4 घंटे में किया। और कितना लंबा फासला था? ये 42 किलोमीटर बस। यही हैदराबाद पहुँचेंगे हम। आपने 4 घंटे में ये सफ़र तय किया, 42 किलोमीटर का। और कितने और लोग थे इसमें? 10,000 के करीब लोग होंगे। मैं आपकी उम्र के कितने थे आप अंदाज़ा? मेरी उम्र के ज़्यादा ही होंगे, पता नहीं है। ज़्यादातर यंग लोग थे या? यंग भी थे और सही उम्र के भी थे, बहुत से ऐसे थे। अभी मुझे ऐसे खड़ा हुआ था, मुझे पता नहीं चलता था कहाँ लंबी लंबी इतनी कतारें, बहुत भीड़ ज़्यादा थी, तो आपने देखा नहीं, आपने कहा बस भागना है।
अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। और आप कैसे गए थे वहाँ पे? आप इस मैराथन में पार्टिसिपेट करने के लिए कैसे गए थे? ये मेरा भतीजा है, उसने वो एक सोशल मीडिया पे रखा हुआ था, तो वो वहाँ का दुबई का एक क्लब है, मामसर क्लब। सही। वो वहाँ सर नवाज है और मैडम है मार्टिना। हाँ। उन्होंने फिर मुझे वहाँ बुलाया, यहाँ पाकिस्तान से किसी ने नहीं भेजा। तो वहाँ पर उस क्लब ने आपको टिकट भेजा और आपको बुलाया और आपको रिहाइश दी जी। तो फिर आप वहाँ उस क्लब के लिए भागने गए? जी, और अपने मुल्क के लिए गया। ज़बरदस्त, बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आप मुझे ये बताएं कि हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि आप बच्चों को ट्रेन करते हैं, और आपके ख्याल में ये जो आपने बच्चे ट्रेन किए हैं, क्या ये इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस के अंदर शिरकत कर सकते हैं? करेंगे इंशाल्लाह। मैं इनको ऐसी ट्रेनिंग दूंगा, ये करेंगे इंटरनेशनल। हाँ, क्योंकि अभी तो बहुत छोटे हैं, अभी 11-12 छोटे भी हैं, बड़े भी बच्चे हैं, 21-22 साल के। हाँ, वो भी अच्छा भाग कर लेते हैं। अभी कर लेते हैं। उनकी जैसे टाइमिंग कम होगी तो फिर हो जाएंगे अच्छे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर आ जाएंगे। आपके ख्याल में सबसे बड़ा, आपको इन बच्चों को ट्रेन करने में सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? मुश्किल ये बस ग्राउंड नहीं है, उसकी वजह से। ग्राउंड नहीं है जी। और अगर ग्राउंड ना हो तो ये बच्चे ट्रेन करना ज़्यादा मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल होता है। हम लोग सड़क पे ही ट्रेनिंग करते हैं, कोई गाड़ी आ जाए, किसी बच्चे को लग जाए, बच्चे भी इतने सारे ज़्यादा होते हैं तो बड़ा मसला होता है। प्लस आप टाइम नहीं कर सकते होगे सही से। क्यों? ओके। मुझे ये बताएं कि आपको, अगर आपको हुकूमत से कोई रिक्वेस्ट करनी हो किसी भी चीज़ की, तो आप किस चीज़ की रिक्वेस्ट करेंगे? मैं बच्चों के लिए करूँगा, अपनी माली इमदाद करें ये लोग मेरी। बच्चों के लिए जी। कि माली इमदाद दें ताकि ग्राउंड हो, जी। ताकि आप उन बच्चों पे सही से फोकस कर सकें, है ना? आई एग्री, मेरा भी ये ख्याल है। मुझे ये बताएं कि आप कभी भी, क्योंकि आपको सपोर्ट नहीं मिली हुकूमत की तरफ से, कभी भी आप डीमोटिवेट फील हुआ, आपका दिल टूटा? ऐसा नहीं हुआ। एक मरतबा यहाँ नेशनल गेम हो रही थी, उसके लिए मैंने बहुत ट्रेनिंग की हुई थी। फिर वो कराची में हो रही थी, पहले वो कोयटा में थी, मैं कोयटा में गया हुआ था। तो यहाँ गया तो ग्राउंड में उन्होंने फिर मुझे लिया नहीं। फिर मेरा बड़ा दिल जला। मैंने बोला यार छोड़ो, ये कुछ इन लोगों का नहीं। यहाँ ये स्पोर्ट बोर्ड वाले थे, उन्होंने उठाया नहीं। फिर मैंने छोड़ दिया था, बॉक्सिंग शुरू कर दी। सही। फिर बॉक्सिंग शुरू की, फिर इसमें आ गया। मुझे से मिलकर खुशी भी हुई है और साथ साथ दुख भी हुआ है, मगर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका इसमें सिर्फ़ और सिर्फ मैं आपको सराह सकती हूँ और आपको ये बोल सकती हूँ कि आप बहुत अंदर से भी बहुत अच्छे हैं, बाहर से भी बहुत अच्छे इंसान हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे मुल्क में इतना सारा इस तरह का टैलेंट है। एपैथी है, मैं भी सुबह को भी ये बात कर रही थी कि हम चीज़ें देखते हैं और हम लोग अपने किस्सों में इतने ज़्यादा परेशान हुए होते हैं कि हम कुछ भी नहीं करते। तो मेरे ख़्याल में कुछ करना है कि अब टाइम आ चुका है, कुछ करते हैं, इस तरह के लोगों को सपोर्ट करते हैं। ज़रूर इसको शो को रीट्वीट कीजिएगा। हम लोग जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे। उमर शरीफ साहब से के बारे में बात होगी उनके कॉलीग्स के साथ, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। कभी कभी इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। आप लोगों को मैं अपने अगले मेहमान से मिलवाना चाहती हूँ। हमारे साथ यहाँ पे सेट पे मौजूद हैं काशिफ खान। ये एक्टर हैं, एंकर हैं, कमेडियन हैं और आर्टिस्ट हैं। और आपने एक प्रोग्राम भी जीता था, जी, कॉमेडी सर्कस। जी हाँ, जी हाँ, वो सोनी टीवी का एक प्रोग्राम था, कॉमेडी सर्कस, और आपने वो जीता था? जी, फर्स्ट प्राइज़ लिया था। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि उमर शरीफ साहब अभी इस दुनिया को छोड़ के चले गए और पीछे उन्होंने हज़ारों करोड़ों अपने फैंस छोड़े। आप अपना रिलेशनशिप थोड़ा सा शेयर करें उनके साथ। आप उनसे कब मिले पहली दफ़ा, वगैरह वगैरह? अच्छा, देखिए, रिलेशनशिप तो इस तरह है कि जब शौक़ हुआ
शोबिस का या कॉमेडी स्टेज पे कुछ करने का। सही। तो वो रिलेशन ऐसा था कि जो होता था ना बकरा किस्तों पे और बुढ़ा घर पे है और सारा कुछ, तो वो हमारा दौर ऐसा था। वो वॉकमैन आपको याद होगा एक ज़माने में, बिल्कुल याद है। तो उसमें ऑडियो कैसेट जो है उसको लगा करके और हेडफोन्स के ज़रिए वो आप समझ लें कि वो अंदर उतरता रहता था कि क्या टाइमिंग, क्या सिचुएशंस और क्या लबो लहजा, और किस तरह लोग जब रिस्पॉन्ड करते थे ना, वो जो जब पीछे से तालियों की आवाज़ आती थी, तो वो हमारे अंदर भी शौक़ ये पैदा होता था कि काश कभी ऐसा मौका हो कि हम ऐसा करें और फिर वो सोने पे सुहागा ये कि इनके साथ करें, इनके ड्रामे का पार्ट हो। लेकिन वो सीढ़ी बड़ी कठिन थी, बड़े मुश्किल से मौका मिलता था, क्योंकि उमर शरीफ साहब की ख़ास बात जो थी वो ये थी कि वो एक टीम को साथ लेके चलते थे। बिल्कुल। उसमें कुछ ऐसे होते थे जूनियर्स थे जो डिफरेंट रोल करते थे, लेकिन ख़याल जो है वो सबका करते थे, सबका रहता था, क्योंकि जो ड्रामा पेश किया जा रहा होता था वो उमर शरीफ साहब के यहाँ होता था। और फिर जब रोल डिफ़ाइन हो रहे होते थे, फिर लोग अपना अपना लिख रहे होते थे, वो बताते रहते थे भाई तुम ये करना, फिर तुम ये करोगे, तो लोग अपना अपना लिख लेते थे। वो लिखते थे, दूसरे लोग जो पार्टिसिपेंट्स थे अदर, और उमर शरीफ साहब वही स्पॉन्टेनियसली सारा अपना सब कुछ स्पॉन्टेनियस, सब कुछ क्या कहना, बल्कि लोगों को बताना कि जब तुम ये कहोगे ना फिर मैं ये कहूँगा, तो फिर ये मज़ा आएगा। और फिर कोई सिचुएशन ऐसी होती थी कि जो बहुत अच्छा रिस्पांस आता था, लोग बड़ा पसंद करते थे, तो फिर उसको एक्सटेंड करते थे। और उधर ही खड़े जी खड़े उसको खींचना कैसे। कभी आप चूँकि बहुत बारीकी से तो आपने यकीनन शायद देखा होगा, लेकिन अगर अब आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि जिस सीन में आपको मज़ा आ रहा है उसमें आप उनकी थोड़ा आंखों के इशारे, थोड़ा बॉडी लैंग्वेज देखें कि वो कह रहे होते थे दूसरे को, यानी कि तुम थोड़ा सा यूँ करके आओ, थोड़ा बढ़ाओ, थोड़ा रोको, या जिसको मज़ा नहीं आ रहा होता था उसको फिर बाहर भी कर देते थे। हम सब लोगों को पता नहीं उम्मीद थी मेरे ख्याल में कि अमेरिका पहुंच जाएंगे तो शायद ठीक हो जाएंगे। अच्छा, उम्मीद से भी ज़्यादा अगर कुछ हो सकता है तो हमें तो वो थी, क्योंकि हमने जब बात की, जब गुफ्तगू हुई, तो हमें अंदाज़ा नहीं था कि इतना बीमार हैं या ऐसा कुछ हो सकता है। ये आखिर के शायद 1-2 दिन ऐसे थे जिसने जो है वो। आपने उनसे आखिरी दफ़ा कब बात करी? वैसे तो बात होती रहती थी मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर, और दर हकीकत वो एक ना जैसे महफ़िल लगाने वाली शख्सियत थे वो। हर रोज़ कोई ना कोई घर पे आ रहा होता था। कभी उनका दिल होता था भाई तुम क्यों नहीं आए, चलो भाई पहुँचो, आ जाओ। मैं अक्सर दोस्तों से कहा करता था कि उमर भाई की बीमारी जो है ना वो अकेलापन है, अकेला ना छोड़ो। और जब आप गुफ्तगू स्टार्ट करते थे तो वो ऐसा लगता था जैसे कोई बहुत बीमार शख्स आपसे बात कर रहा है, लेकिन आधे घंटे के बाद हमें पता ही नहीं चलता था कि यार ये वही बीमार आदमी थे जो अभी चलता हुआ है अकेले। और फिर पूरी रात 3-3, 4-4 घंटे वो बोल रहे होते थे और सब सुन रहे होते थे। सब जो है दर हकीकत उमर शरीफ तो वो फ़न की फैक्ट्री थे, जो लोग उनसे मिलते थे जाके और अपने अपने हिस्से का माल ले आते थे। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि जो उनके साथ काम करने वाले, जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। असल में मेरा सिलसिला ये रहा है कि मेरा इतना ज़्यादा काम तो नहीं किया, लेकिन ताल्लुक़ जो है वो 25-26 साल पर मुहित है। काम में ये था कि चूँकि मेरा शोबा स्टैंड अप कॉमेडी का, लाइव शोज़ का है, और वो ज़्यादातर स्टेज प्लेस करते थे, लेकिन जब भी शोज़ में मुलाकात होती थी वो अलग एक माहौल होता था। फिर जब हमारा जो इंडिया वगैरह हम लोग गए वहाँ पर किया, तो हमारे लिए भी नई सी बात थी कि हमारी जैसी एक कंट्री है जहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़न को सराहा जाता है। यहाँ हमने बड़े सुपरस्टार्स देखे थे, जूनियर थे तो नखरे भी देखे थे, गुरूर भी देखा था, इग्नोरेंस भी जो है देखी थी। लेकिन जब हम इंडिया गए तो हमें पता चला कि वहाँ पर कोई आर्टिस्ट पाकिस्तान का उसको कोई नहीं जानता सिवाय उमर शरीफ के। वो कहते थे आप उनसे मिले? हाँ मिले। बात की है, कैसे लगते, बैठते कैसे, उठते कैसे, क्या उनका गुफ्तगू क्या होती, क्या हंसाते रहते हैं लोग, इस तरह लोग पूछते थे और पूछते थे। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे बताएं कि एज अ कॉलीग वो किस तरह के शख्स थे?
देखिए हेल्पफुल इंसान को जब किसी भी नए आने वाले को परखना भी ज़रूरी होता है ना कि भाई ये बराबर में खड़ा रखने के काबिल है भी कि नहीं। तो उनके कुछ पैमाने थे, अगर आप उस पैमाने पर पूरा उतर गए तो फिर उमर शरीफ भूलेंगे नहीं आपको। पैमाने क्या मुश्किल थे? देखिए जब आप मास्टर कॉमेडियन जब होता है ना, जब बिल्कुल वो मास्टर कॉमेडियन थे, तो वो जो है उनको टाइमिंग का भी पता होता है। आप उसके सामने जब खड़े होकर बात करेंगे उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके अंदर करंट है कि नहीं है, क्योंकि कॉमेडी जो है वो टाइमिंग का गेम है ना। बिल्कुल आपने टाइमली जुमला डिलीवर करना है, किस बात पर आपको ज़ोर देना है, कहाँ पर तोड़ना है, कहाँ से उठाना है और कहाँ आपकी आवाज़ को ऊंचा हो जाना है, क्या आपकी बॉडी लैंग्वेज हो, किस तरह आप खड़े हो, कौन सा हाथ कब हिलाना है, ये बिल्टन होता है। यही वजह आप देखें हमारे और जो दूसरे जो साथ में लोग हैं माशाल्लाह, जैसे शकील भाई हैं, रऊफ़ लाला हैं, सलीम आफरीदी हैं और दूसरे बहुत सारे लोग हैं जो साथ काम किया जिन्होंने, आज वो भी अपनी अपनी जगह मजबूती से कायम है। बिल्कुल। और अगर आज स्टेज ड्रामा हो, उमर भाई ने तो छोड़ दिए थे बहुत अरसे से स्टेज प्लेस, लेकिन पिछले साल ईद बकर ईद पर 2 प्लेस किए। बहुत अरसे के बाद मैं भी उसी टीम का हिस्सा था, बहुत फ़न हुआ, बहुत मज़ा आया। बकर ईद अगस्त के दिनों में थी, तो इत्तेफाकन एक दिन जब शो था तो उस दिन मेरा बर्थडे भी था, तो बाकायदा चुपके से अलग से केक मंगाया और सेट पर ही सबके सामने कटवाया। लोग समझ रहे थे मजाक है, मैं उसमें कोई रोल कर रहा था, तो लोग समझ रहे थे कि मजाक हो रहा है। उन्होंने कहा नहीं इसका रियल बर्थडे है, और वो एक्चुअल वीडियो भी है मेरे पास। तो वो उन्होंने केक कटिंग की और मजाक में जैसे केक खुद ही खा गए, बोले चलो। तो वो एक फ़न जो है वो आज भी जब मैं देखता हूँ, मैं कल देख रहा था कुछ यादें और कुछ सारा कुछ, क्योंकि फिर लम्हात याद आते हैं ना। एब्सोल्युटली, बिल्कुल याद आते हैं। और इसी के साथ नाजरीन हम ब्रेक पे जा रहे हैं, गुफ्तगू को जारी रखेंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। अप्रैल 1955 पे ये पैदा हुए। इन्होंने अपना पहला जो इनका नेम था, स्टेज नेम था, वो उमर ज़रीफ़ था। फिर इन्होंने लेटर ऑन इसको उमर शरीफ पे चेंज किया। इनके 2 बहुत पॉपुलर जहाँ से इनको ब्रेक मिला था कॉमेडी के अंदर, जो प्लेस थे, स्टेज प्लेस थे, एक था बकरा किस्तों पे और एक था बुड्ढा घर पे है। इनको बहुत सारे नेशनल अवार्ड्स मिले, बेस्ट डायरेक्टर के, बेस्ट एक्टर के। 1992 के अंदर मिस्टर 420 के ऊपर इनको 10 निगार अवार्ड्स मिले और अकलौते एक्टर हैं आज तक जिनको एक साल में एक सिटिंग में 4 निगार अवार्ड्स मिले। हमारे साथ हमारे अगले मेहमान जो हैं उमर शरीफ के एक और साथी, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। वली शेख साहब हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। वली साहब, मुझे आप बताएं कि आप पहली दफ़ा उमर शरीफ से कब मिले? उमर भाई से तो आप ये समझ लें कि जब थिएटर देखा तब मैंने उमर भाई से मिला। अच्छा। उमर भाई को देखकर ही एक्टिंग सीखी, कॉमेडी की। उमर भाई को देखकर मैं ही नहीं, तकरीबन जितने भी लोग हैं जो पाकिस्तान में पड़ोसी मुल्क में भी काम कर रहे हैं, वो उमर भाई को ही देख के, वो पूरी एक एकेडमी थे। बिल्कुल। जब मेरी उनसे फर्स्ट मुलाकात हुई, उमर भाई से टीवी पे देखा करता था, और जब फर्स्ट मुलाकात हुई तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं उमर भाई से मिला हूँ, जिस तरह अभी यकीन नहीं आ रहा कि उमर भाई हम में नहीं है। अल्लाह। इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे, मगर इस छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे वली शेख बैठे हुए हैं, काशिफ खान बैठे हुए हैं। बात हो रही है इस वक्त उमर शरीफ साहब के बारे में, जो कि हमारी दुनिया से हमें छोड़ के चल दिए। मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों को सबसे अच्छी, आप दोनों इस बात का जवाब देंगे, अगर एक पीस ऑफ एडवाइस दी हो उमर शरीफ साहब ने, तो वो क्या थी? मैं तो ये बताऊंगा कि एक बार, जैसे काशिफ अभी बात कर रहे थे कि उमर भाई के घर जब भी जाएं तो 15-20 लोग बैठे होते थे, तो जब भी उमर भाई के पास जाते थे तो कुछ ना कुछ मिलता था उनसे सीखने को। तो क्या हम हंसाने वाले क्या रोना शुरू कर दें? सारे रोएं कि भाई हमें देख लो, हमारा ख्याल कर लो, हमें पूछ लो, बिल्कुल ऐसा, हमें हेल्थ कार्ड दे दो, हमारे किसी की फीस माफ़ हुई है स्कूल की आज तक? आप सोचिए। नहीं, ऐसा नहीं। आपके बच्चे अगर हैं या कोई है तो उन्होंने स्कूल नहीं गए, लेकिन 100% आपने जब तक नहीं दी उन्होंने एक्सपेंसेस वहीं थे, फॉर श्योर ऐसे ही था। तो जिनके जो लोग हमारे शोबिज़ से वाबस्ता है, एक स्टेज शो होता है ना, आपने अभी एक क्लिप देखा, एक आदमी परफॉर्म कर रहा है, उसके साथ 5 लोग हैं, लेकिन आपको बैकग्राउंड म्यूज़िक भी आ रही है, आपको सेट लगा हुआ भी नज़र आ रहा है, आपको लाइट्स भी दिख रही हैं। तो ये इतने सारे इस शोबे से वाबस्ता लोग हैं, कितने लोग चैनल से फायर हो गए, क्योंकि ज़ाहिर है जब आपके एक्सपेंस पूरे नहीं होंगे तो आप रिड्यूस करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमें ये कहना है कि हंसाने वाले क्या रोएं, फिर ये ताना भी बर्दाश्त करें कि अबे तुम लोग रोते रहते हो। जब हम बात कर रहे होते हैं, आप लोग हंस रहे होते हैं, तो कभी जिस टेंशन से हमने आपको निकाला होगा उसी का सोच लें कि यार मैं उस वक्त इस टेंशन में था तो इसने हमें ये किया, तो चलो आज हम इसका पूछ ही लें। बहुत ज़रूरी है, एब्सोल्युटली, आई एग्री होल हार्टेडली, वाकई में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग जा रहे हैं नाजरीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू को जारी रखेंगे, कहीं ना जाइएगा। बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ हमारे 2 मेहमान मौजूद हैं। बात हो रही है उमर शरीफ साहब की इस दुनिया से रुखसती के बारे में, और मैं अब आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ, हम लोगों ने बात करी कि आर्टिस्ट सेंसिटिव होते हैं और कितना मुश्किल होता है सरवाइव करने के लिए। एक मैंने चीज़ नोटिस करी है, मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि हमारे मुल्क में एक एज अ कॉम मैंने एक चीज़ देखी है कि हम लोगों में एपैथी बहुत हो गई है, जो कि एक ऑपोजिट होता है एम्पैथी का। हम लोग ख़बर देखते हैं उमर शरीफ साहब का इंतकाल हो गया, उसके बाद अगला टिकर आता है पेट्रोल की कीमत में 20 रुपये का इजाफा आ गया, अगला टिकर आता है LPG की फलाना हो गया। अब आप मुझे ये बताएं कि आप वो 5 मिनट लेंगे कि ओ शूट, ये इतने बड़े कॉमेडियन, इतने बड़े स्टार पास अवे कर गए, आप ये सोचेंगे कल को मैंने टमाटर ख़रीदने हैं या गाड़ी में जल्दी से पेट्रोल डलवा लो इससे पहले कि ये हिट करे। डू यू अंडरस्टैंड? जी जी बिल्कुल। हम लोग अपने उस बेकार किस्म के रोज़मर्रा के उसमें उलझे हुए हैं, हमें उलझाया हुआ है कि हमें समझ ही नहीं आती कि किस तरफ, मतलब, और उसकी रिज़ल्ट ये होता है कि हम खौफनाक किस्म की ख़बर देखते हैं। मतलब उमर शरीफ की डेथ हो गई, यहाँ पे धमाका हो गई, यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी देखते हैं तो हमारी शक्ल होती है अपने मसला, किसी और के हम सोचते ही नहीं है। जो आप कह रहे थे ना कि आप सोचें, हम सोचते ही नहीं, टाइम नहीं है। देखिए कि वो ये ना मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई, अब जो है उसका इम्पैक्ट नहीं आ रहा। जो पहले एक होता था कि भाई अगर आपने कोई न्यूज़ सुनी है तो अगर आपका दिल थोड़ा सा नरम हो गया है उसको सुन के, या आँख से आंसू आ गए, या आप थोड़ा, अब सिर्फ ये है कि उसको एक न्यूज़ के तौर पे लेते हैं, अनलेस कि आपके साथ कोई इंसिडेंट ना हो। एब्सोल्युटली। जिस तरह मैंने आपसे कहा ना कि जब उनके सामने कोई शख्स जाता था वो अप्रिशिएट करते थे। हाँ, तो आप भी जो अगर आम लोग हैं, आपको कॉमेडी को से मोहब्बत करना छोड़ना नहीं है, हंसना है, हंसने के लिए टाइम निकालना है। तो
तो इसलिए आपको दूसरे को जगह देनी पड़ेगी एब्सोल्युटली और उसको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली आई एग्री। जाते जाते आप दोनों से मैं एक एक मैसेज लेना चाहूँगी जी। मैं तो सिर्फ उमर भाई के लिए कहूँगा कि आपके लिए पाकिस्तान का, मैं समझता हूँ एशिया का सबसे बड़े कॉमेडियन थे और बहुत बड़ा लॉस है। बस मेरी अल्लाह से ये दुआ है कि एक उमर भाई के लिए कोई एक ऐसा काम कर देगी हुकूमत कि एक ऑडिटोरियम बना दे उमर भाई के नाम के का, जिससे आर्टिस्टों का रोज़गार भी बहाल हो जाएगा और उनकी यादें भी रहेंगी हमारे साथ। एब्सोल्युटली। काशिफ साहब, मेरा ख्याल है कि ये अच्छी बात कही है वली ने कि एक ऐसी जगह होनी चाहिए, क्योंकि थिएटर्स आपको पता है कि कम हो गए, इवन बहुत सारी जगहों पर नहीं हो पाता, तो एक ऐसा एक और ऑडिटोरियम कर दें ताकि वहाँ पर लोग आएँ और याद करें अपने उस फनकार को और जो उसके साथ ही फनकार हैं उनको अप्रिशिएट करें। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच आप दोनों का, बहुत बहुत शुक्रिया आने का। इसी के साथ नाज़रीन मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी क्योंकि टाइम जो है वो बिल्कुल मुख्तसर रह गया है। सिर्फ जाते जाते ये कहूँगी कि इस तरह की हम लोग जो बात कर रहे थे, एपैथी जो है उसको थोड़ा सा दिल से कम करने की कोशिश करें और महसूस करें दूसरे की भी तकलीफ़, और जब आप महसूस करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये सारी जो चीज़ें हैं ना थोड़ी बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। हम बेहतर इंसान होंगे, नींद भी रात को अच्छी आएगी और सुबह भी ज़्यादा अच्छी होगी। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। कल शो एक नया होगा, नई बातचीत होगी, तो कल तक अल्लाह हाफ़िज़।